हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं थॉट। और थॉट में हमने अभी तक जो थॉट के 4 कंसेप्ट थे उसको जो है क्लेरिफाई कर लिया है। अब आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट मीन्स ये होता है कि जब किसी देश में जितने भी ज्योग्राफर होते हैं जो ज्योग्राफी के विकास में अपना योगदान देते हैं, तो उन सभी विद्वानों के विकास के जो भी कार्य किए विकास ज्योग्राफी के विकास के लिए, उसको जो हम कंपाइल करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, उसको बोल देते हैं स्कूल ऑफ थॉट। तो आज हम देखने वाले हैं कि ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में किस किस देश के स्कॉलर्स की क्या था, कंट्रीब्यूशन था। जैसे इंडिया का हो गया, ग्रीक का हो गया, रोम का हो गया, फ्रेंच हो गए, अमेरिकन हो गए और जर्मन हो गए। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये एस्पेक्ट, ये पहलू जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे कि किसी विद्वान के द्वारा जो उनके प्रतिपादित किए गए कार्य हैं या उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। या ये भी पूछा जा सकता है 5 विद्वानों का नाम देकर कि आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से स्कॉलर किस देश के हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए कि ये देखना ये है कि जो कोई भी ज्योग्राफर है उन्होंने क्या किया है, अपना पूरा जीवन जो है ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में लगा दिया है। और हमको क्या करना है, उनके द्वारा जो कार्य दिए किए गए हैं उसको क्या करना है, पढ़ना है। तो ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो एक ही विद्वान को आपको 10 से 12 दिन लग जाएंगे पढ़ने में उनके द्वारा प्रतिपादित किए गए कार्य को। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको मैंने क्या किया है, सम्मिलित किया है। यानी कि आपको उन्हीं ज्योग्राफर को पढ़ना है, उन्हीं विद्वानों को पढ़ना देश के, किसी भी देश के जिनका उस ज्योग्राफी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। और कई कार्य तो बहुत सारे करते हैं लोग, लेकिन उन कार्यों की प्रायोरिटी हम देते हैं कि कौन से कार्य इंपॉर्टेंट है, उसी को यहाँ पर क्या किया गया है, पीपीटी में सम्मिलित किया गया है। तो चलिए आज से हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज पहला जो है स्कूल ऑफ थॉट पढ़ते हैं ग्रीक का। देखते हैं कि ग्रीक में कौन कौन से ज्योग्राफर थे और उन्होंने ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में क्या योगदान दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। स्लाइड थोड़ा छोटा करते हैं और देखते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स, यानी जो ग्रीक आपकी एक कंट्री है। ठीक है, तो देखते हैं कि ग्रीक जो है, जो यूनान है, ठीक है, तो देखते हैं कि यूनान में कौन कौन से विद्वान शामिल थे और उन्होंने क्या किया कि ज्योग्राफी को डेवलपमेंट करने में अपना कैसा योगदान दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रीक में जो पहले ज्योग्राफर हुए वो उनका नाम था होमर। क्या नाम था? होमर। तो देखते हैं कि होमर ने कौन कौन से कार्य किए। ठीक है, तो होमर की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, इनकी पुस्तक का नाम है इलियड एंड ओडिसी। ठीक है, इलियड और ओडिसी ये 2 महाकाव्य हैं। ठीक है, जिसकी रचना किसने की थी? होमर ने की थी। होमर ने इलियड और ओडिसी की रचना की है और ये दोनों क्या हैं? एक महाकाव्य है। ठीक है, महाकाव्य जैसे हिंदू मिथोलॉजी में आपको 2 बड़े महाकाव्य देखने को मिलते हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। एक है आपका रामायण और एक है महाभारत। तो जैसे ही रामायण, जिस प्रकार रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि ने की है। उसी प्रकार ग्रीक मिथोलॉजी में, ठीक है, एक ये महाकाव्य है जिसका नाम क्या है? इलियड और ओडिसी। क्या नाम है? इलियड और ओडिसी। तो इलियड और ओडिसी की रचना किसने की है? होमर ने की है। किसने की है? होमर ने की है। तो आइए देखते हैं कि इलियड और ओडिसी में इस जो बड़े सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है, कहाँ का? ये ग्रीक का। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है। तो जो आपका इलियड और ओडिसी है, ठीक है, ग्रीक मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग, यानी ग्रीक मिथोलॉजी जो थी वहां का, उसके अकॉर्डिंग एक वहां पे बहुत बड़ा वार हुआ था जिसका नाम है ट्रोजन वार। क्या नाम है? ट्रोजन वार। ठीक है,
तो ट्रोजन वार में ये बताया जाता है कि जो ट्रोजन वार हुआ था, ठीक है, वो देवी देवताओं के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। तो उसमें उसका जो हीरो था वो ओडेसस था, और ओडेसस क्या करता है, वो एक जो देवी थी, ठीक है, जिनका नाम था हेलेना, उनका अपहरण कर लेता था, ठीक है। और उनका अपहरण करने के बाद जब वो अपने राज्य में वापस आता है ट्रॉय में, तो क्या होता है कि जो जिसकी वो देवी रहती थी वो क्या करते हैं, ट्रॉय पे अटैक कर देते हैं, और दोनों के बीच घमासान क्या होता है, युद्ध होता है। और जो इसका हीरो माना जाता है वो कौन माना जाता है, ये ओडेसस। ओडेसस जब युद्ध जीत जाता है तो पुनः वो अपने स्टेट वापस आता है, इथाका, वो अपने राज्य में वापस आता है, कहाँ पे, इथाका पे वापस आता है। तो इथाका आने के लिए समुद्री रास्ते का प्रयोग करना पड़ता है। और जो ये ओडेसस था, जब वो जो लड़ाई जीत कर वापस आता है, जो हीरो रहता है इस एपिक का, तो वो उसको समुद्री रास्ते से वापस आना पड़ता है। तो समुद्र में क्या होता है, तूफान आने के कारण वो रास्ता क्या हो जाता है, भटक जाता है। तो जो कि उसको 2-3 दिन में अपने देश वापस पहुंचना था, इथाका वापस पहुंचना था, तो वो पहुंच नहीं पाता, बल्कि उसको कितना समय लग जाता है, लगभग 15 से 17 वापस आने में। तो उस 15 या से 17 वर्षों के दौरान उन्होंने जहां जहां की यात्राएं की, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के उन्होंने वृक्ष देखे, डिफरेंट टाइप्स के वहां की जो है जीव जंतुओं को देखा। तो उसी का बहुत ही रोमांचक ढंग से किसने वर्णन किया है, ये होमर महोदय ने वर्णन किया है, और उसका नाम रखा गया इलियड एंड ओडिसी। तो इससे पता चलता है कि हमने देखा कि उन्होंने डिफरेंट टाइप्स की वनस्पतियां देखी, जीव जंतु देखे। तो ऐसा माना गया कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तित होती है, यानी जैसे मौसम जलवायु परिवर्तन होता है, जैसे आप जलवायु परिवर्तन कहने का मतलब ये है कि हर जगह की अपनी ही क्लाइमेट होती है, और जैसे एक क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट में आप जाएंगे, जैसे ट्रॉपिकल रीजन से टेम्परेट में जाएंगे, वैसे ही क्या होगा, आपको विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ट्रॉपिकल से टेम्परेट में अलग होंगे, लोगों के जीविकोपार्जन भी अलग होगा। तो उन्हीं सारी बातों का उदाहरण जिक्र किया गया किसमें, इलियड एंड ओडिसी में, बहुत ही रोमांचक तरीके से। तो ये पहली ऐसी पुस्तक थी जो जियोग्राफी के बारे में कुछ ना कुछ क्या है बताती है, इसलिए इनका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इनके कार्यों को। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने डिस्क्राइब किया जो कि अर्थ है आपकी, उसका शेप कैसा है, उसका शेप ऐसे सर्कुलर है, क्या है, सर्कुलर है, ठीक है, जो कि सराउंडेड है बाय ए सिंगल मैसिव ओशन। इन्होंने ये बताया कि जो आपकी पृथ्वी है वो वृत्ताकार है और चारों तरफ से क्या है, समुद्र से घिरी हुई है। ये मान लीजिए आपका अर्थ है। तो उन्होंने बताया कि जो संसार है ये क्या है, वृत्ताकार है, पृथ्वी आपकी वृत्ताकार है और चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। सूरज इसी समुद्र से निकलता है और इसी में क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। तो आप धीरे धीरे समझ रहे हैं कि ज्योग्राफी का डेवलपमेंट ऐसे ही यहीं से क्या होता है, धीरे धीरे स्टार्ट होता है। लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ रिसर्च के कारण देखिए आप क्या बताया जा रहा है कि पृथ्वी चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई है और सूर्य यहाँ से निकलता है समुद्र से और समुद्र में अस्त हो जाता है, ठीक है। ये बात कब की है, ये ईसा पूर्व की बात है, क्योंकि ये जो होमर थे, ये जो ग्रीक के विद्वान थे, ये ईसा पूर्व में इन्होंने क्या दिया था, ज्योग्राफी विकास में अपना योगदान दिया था, ठीक है। तो इन्होंने ये क्या दिया था, एक कंसेप्ट ये दिया, ये बताया इन्होंने कि जो आपकी अर्थ है वो चारों तरफ से समुद्र से घिरी हुई है और सूर्य उसी समुद्र से निकलता है और उसी समुद्र में अस्त हो जाता है, ठीक है। आगे इन्होंने 4 तरह की हवाओं का जिक्र किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछले लास्ट बार भी एग्जाम में यूजीसी में पूछा गया था, ठीक है। तो उसमें हवा की प्रकृति को दे दिया गया था, तो मैं भी इस बार हवा की दिशा को देकर पूछा जा सकता है। तो इन्होंने बताया कि जो उत्तर से बहने वाली हवाएं हैं उसको उन्होंने नॉर्थ के नाम दिया, क्या नाम दिया, उत्तर से जो बहने वाली हवाएं हैं उसको उन्होंने बोरस बोला, क्या बोला, बोरस बोला। और जो दक्षिण से बहने वाली हवाएं हैं उसको उन्होंने क्या बोला, नोट्स बोला, क्या बोला, नोट्स बोला। पूर्व से बहने वाली हवाओं को उन्होंने यूरस बोला और पश्चिम से बहने वाली हवाओं को उन्होंने क्या नाम दिया, जेफरस नाम दिया, क्या नाम दिया, जेफरस नाम दिया। तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी इन्होंने चारों हवाओं के लिए अलग अलग नाम प्रयोग किए उसको आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये बात थी होमर के बारे में। होमर के बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करनी है, याद रखनी है। आगे बात करते हैं, दूसरे जो स्कॉलर थे ये थेल्स थे, क्या थे, थेल्स ने अपना जो योगदान दिया था, ये बहुत बड़े क्या थे, एशियन थे, ठीक है, गणितज्ञ थे। और इन्होंने मैथमेटिक्स के द्वारा पृथ्वी और सूर्य के बीच, जो पृथ्वी के बारे में जानकारी थी कि इसके सूर्य के बीच में डिस्टेंस कितनी हो सकती है, या जो कुछ भी जानकारी थी जिसको गणितीय विधि से नापा जा सकता था, उसके बारे में ये बात करते थे। कौन, थेल्स। तो थेल्स क्या थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, ये आपको बात याद रखनी है। अगले विद्वान कौन हुए,
अगले विद्वान हुए एनेक्जीमेंडर। कौन हुए? एनेक्जीमेंडर। तो आइए देखते हैं एनेक्जीमेंडर का क्या कार्य था। एनेक्जीमेंडर ने पहले काम क्या किया? एक यंत्र को खोजा जिसका नाम था, बोलते हैं धूप घड़ी। क्या बोलते हैं? धूप घड़ी। तो ये सूर्य की जो दिशा बदलती रहती है, तो ये क्या करता था? उसको मीजर कर लेता था कि इस समय पृथ्वी पर सूर्य और पृथ्वी के बीच जो सूर्य की किरणें होती हैं और जो पृथ्वी है उसके बीच कितना एंगल बन रहा है, तो टाइम कितना होगा जब ये एंगल चेंज होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया था? सूर्य की दिशा को बताया जा सकता था इस यंत्र के माध्यम से। यानी इसका क्या नाम था? नोमेन। और इसकी खोज किसने की थी? एनेक्जीमेंडर ने। क्या किसने की थी? एनेक्जीमेंडर ने। ठीक है। He was the first person to prepare a world map to scale। यानी ये प्रथम व्यक्ति थे पूरे विश्व के जिन्होंने स्केल यानी एक मानचित्र बनाया था। किसके बेस पे? स्केल के बेस पे, मापक के बेस पे, पैमाने के बेस पे। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि विश्व का ऐसा कौन सा विद्वान था, पहला विद्वान जिन्होंने स्केल के बेस पर मैप बनाया था, तो कौन थे? आपके एनेक्जीमेंडर थे। कौन थे? एनेक्जीमेंडर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे विद्वान है हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस। हिकेटियस बहुत महत्वपूर्ण विद्वान है। ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था जस पीरियोडस। क्या नाम था? जस पीरियोडस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि जस पीरियोडस किसकी रचना है। तो जस पीरियोडस किसकी रचना है? यह है आपकी हिकेटियस महोदय की। किसकी है? हिकेटियस महोदय की। इसको आपको याद रखना है। अगले जो महत्वपूर्ण ज्योग्राफर हुए उनका नाम था हेरोडोटस। ये एक ज्योग्राफर थे और ज्योग्राफर के होने के साथ साथ ये बहुत बड़े क्या थे? हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे। इन्हें इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पिता। ठीक है। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीट एज ज्योग्राफिकली एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीट हिस्टोरिकली। यानी जो आपका हिस्ट्री है उसको ज्योग्राफी की तरह पढ़ना चाहिए। ठीक है। ट्रीट करना चाहिए। और जो आपका ज्योग्राफी है उसको किसकी तरह पढ़ना चाहिए? ट्रीट करना चाहिए, हिस्ट्री की तरह ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है कह सकते हैं। किसका? ये हेरोडोटस महोदय का। ठीक है। तो हेरोडोटस को याद रखना है, फादर ऑफ हिस्ट्री है। और उन्होंने बताया था कि हिस्ट्री को ज्योग्राफी की तरह और ज्योग्राफी को हिस्ट्री की तरह हमें क्या करना चाहिए? लर्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? लर्न करना चाहिए। ठीक है। सीखना चाहिए। और इन्होंने क्या किया? ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेरिडियन यानी देशांतर खींचने का कार्य किया था मैप पे। ये पहले विद्वान थे। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। और इन्होंने एक मानचित्र बनाया था जिसमें पूरे विश्व को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। इनके बारे में और एक जानकारी है कि इन्होंने ही सर्वप्रथम किसकी खोज की थी? डेल्टा की खोज की थी। ठीक है। जो नदी के द्वारा निर्मित डेल्टा होता है, यानी ये नील नदी को देखे थे और उसी के मुहाने पर इन्होंने कुछ इस तरह की स्थलाकृति देखी थी और उसी को इन्होंने क्या बोल दिया था? डेल्टा बोल दिया था। क्या बोल दिया था? डेल्टा। ठीक है। तो ये बात भी आपको क्या करनी है? हमेशा याद रखनी है। अब आइए आगे आने वाले स्कॉलर को देखते हैं। आगे देखते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान है प्लेटो। कौन है? प्लेटो। ठीक है। तो प्लेटो जो थे, प्लेटो पूर्णता में विश्वास करते थे। पूर्णता मतलब इन्होंने ये हमेशा ये कहते थे कि हर चीज दुनिया में क्या है? पूर्ण है। क्या है? पूर्ण है। और उसी पूर्णता के आधार पर इन्होंने बताया कि पृथ्वी की आकार कैसा है? गोलाकार है, क्योंकि पृथ्वी भी अपने आप में क्या है? पूर्ण है। तो ये बात इनके बारे में हमेशा आपको क्या करना है? याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। ठीक है। इसके बाद आए एरिस्टोटल यानी अरस्तु आए। कौन आए? अरस्तु। ठीक है। तो अरस्तु की एक बहुत महत्वपूर्ण कृति है, पुस्तक है जिसका नाम है मीटीरियोलॉजिका। यानी मीटीरियोलॉजिका किसकी पुस्तक है? तो अरस्तु महोदय की है। इनकी जो दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है ट्रीटाइज ऑन द हीबन। क्या है? ट्रीटाइज ऑन द हीबन। ये दोनों पुस्तक आपको क्या करनी है? हमेशा याद रखनी है। क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आए इरेटोस्थनीज, जिन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। एक बात हम यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं कि
कई ऐसी पुस्तकें हैं जहां पर लिखा मिलता है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस है। कई ऐसी पुस्तकें हैं जहां पर लिखा मिलता है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, इरेटोस्थनीज है। आपको क्या करना है, अगर आता है कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है और उस 4 विकल्प दिया गया, 4 विकल्प पे कहीं भी अगर आपको इरेटोस्थनीज नजर आते हैं तो पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, इरेटोस्थनीज को देनी है। वहीं पर अगर एग्जाम में फादर ऑफ ज्योग्राफी पूछा जाता है और इरेटोस्थनीज उस ऑप्शन में नहीं है, कोई भी ज्योग्राफर हो अगर उसमें हिकेटियस है तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, हिकेटियस को देनी है। ठीक है, यदि हिकेटियस और इरेटोस्थनीज दोनों हैं तो प्रायोरिटी किसको देनी है, इरेटोस्थनीज को देनी है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इरेटोस्थनीज ने सबसे पहली बार किसका वर्ड उपयोग, किस शब्द का प्रयोग किया था, जियोग्राफी यानी भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इरेटोस्थनीज महोदय ने किया था। इन्होंने एक्यूमीन शब्द का प्रयोग किया था। एक्यूमीन का मतलब होता है रहने योग्य स्थान, यानी जो रहने लायक स्थान होता है उसको एक शब्द के द्वारा इन्होंने प्रतिपादित किया था। उसका नाम क्या दिया था, एक्यूमीन। क्योंकि एक होता है एक्यूमीन, एक होता है नॉन एक्यूमीन, यानी जो कोई रहने वाला रहने योग्य स्थान है तो उसको एक्यूमीन बोलते हैं और रहने योग्य स्थान नहीं है तो उसको नॉन एक्यूमीन बोलते हैं। तो इन्होंने एक्यूमीन शब्द का भी क्या किया था, प्रतिपादन किया था। ठीक है, इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है जियोग्राफिका। क्या है, जियोग्राफिका। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये पहले विद्वान थे जिन्होंने बताया था कि जो आपका साइने है और अलेक्जेंड्रिया है, ये ग्रीक में 2 स्थान है, एक साइने और एक क्या है, अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया एक सिटी है जो नील नदी के बगल जस्ट है, नील नदी का जो मुहाना है उसके जस्ट बगल में है। ठीक है, तो इन्होंने साइने और अलेक्जेंड्रिया के बीच की दूरी नापी थी और उन्होंने बताया कि इसके बीच की दूरी कितनी है, तो इसके बीच की दूरी इन्होंने बताया था 5000 स्टेडिया। ये आपको याद रखना, एग्जाम में आपसे स्टेटमेंट के रूप में भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से कथन जो है इरेटोस्थनीज के बारे में सत्य है। क्या ये जो है इन्होंने साइने और अलेक्जेंड्रिया के बीच की दूरी 5 स्टेडिया बताई थी या नहीं बताई थी, क्योंकि यहाँ पर जो है ये इन्होंने बताया था स्टेडिया में, हो सकता है आपको किलोमीटर मीटर देकर क्या करे, एग्जामिनर फंसाने का प्रयास करे। तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है इनके बारे में कि इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है और ये फादर ऑफ ज्योग्राफी भी है। आपको बताया गया कंडीशन, उस कंडीशन में आपको उत्तर देना है। ये पहले विद्वान थे जो सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की जो परिधि थी, ठीक है, जो पृथ्वी की परिधि यानी 2πr होता है, इसको इन्होंने कितना बताया था, लगभग 25,000 माइल बताया था। कितना बताया था, 25,000 माइल। और ये वर्तमान में जब नापा गया, जब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया, काफी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, तो जो पृथ्वी की परिधि है उसको नापा गया, तो जो एक्चुअल परिधि है उसकी परिधि से इनका बहुत माइन्यूट अंतर आया। यानी आप सोच सकते हैं कि इन्होंने कितना पहले ही पृथ्वी की परिधि को नाप के बता दिया था। 1 माइल इज इक्वल टू 1.61 किलोमीटर होता है। आप लोग कैलकुलेटर देख करके देख सकते हैं कि इन्होंने जितना बताया था किलोमीटर, जितना माइल जो वर्तमान में पृथ्वी का एक्चुअल में 2πr है यानी परिधि है, सरकमफ्रेंस है, वो इनके कितना करीब था। इन्होंने कितनी सटीक जानकारी दी थी, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी उसके पहले ही इन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी का जो परिधि है वो कितना है। तो आप लोग इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के पहले हजारों साल पहले की जो बात चल रही है, तो उस समय के जो व्यक्ति थे, जो विद्वान थे, कितने बौद्धिक वाले थे, यानी बौद्धिकता उनकी कितनी, इंटेलेक्चुअलिटी जो है वो कितनी ज्यादा थी। ठीक है, आगे देखते हैं। एक विद्वान है हिप्पार्कस। कौन है, हिप्पार्कस। हिप्पार्कस पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने को 360 डिग्री में क्या किया था, विभाजित किया था। क्या किया था, विभाजित किया था। ठीक है, और इन्होंने एक यंत्र बनाया था जिसका नाम था एस्ट्रोलैब, जिससे हम अक्षांश और देशांतर का क्या करते थे, डिटर्मिनेशन करते थे, यानी निर्धारण करते थे। ठीक है, तो ये 2 बातें हिप्पार्कस के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। आगे एक विद्वान आए पोसिडोनियस। कौन आए, पोसिडोनियस। ठीक है, तो पोसिडोनियस ने एक किताब लिखी द ओशन। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, इसलिए आपको याद रखना है पोसिडोनियस की किताब। इन्हें फादर ऑफ फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल के पिता के रूप में भी जाना जाता है। ये बात भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, लास्ट जो जियोग्राफर है उनका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस पहले विद्वान थे जिन्होंने ये बताया था कि जो पृथ्वी का शेप है वो क्या है, वो गोलाकार है। कैसा है, गोलाकार है। तो ये भी बात आपको क्या करनी है, हमेशा याद रखनी है। तो ग्रीक में और विद्वान हुए, लेकिन जो विद्वान की लिस्ट आपको दी गई है, ठीक है, इसको याद रखना है। और ये सीक्वेंस में लिखा गया है, पहले कौन आए, पहले होमर आए। ठीक है,
होमर के बाद कौन आए, थेल्स आए, एनेक्जिमेंडर आए, एनेक्जिमेंडर के बाद हिकेटियस आए, हेरोडोट्स आए, हेरोडोट्स के बाद कौन आए, ऐसे ऐसे पूरा आपको क्या करना है, प्लेटो आए, अरस्तु आए, जो भी विद्वान का नाम आपको यहाँ दिया गया है तो एक क्रम में भी आपको याद करना है, क्योंकि एग्जामिनर कम से कम 4 नहीं कम से कम 5 विद्वान को, क्योंकि आप देख रहे हैं यूजीसीएफडी के अलावा ई ऑप्शन भी देना स्टार्ट कर दिया है, तो कम से कम 5 जियोग्राफर के नाम देगा, ठीक है, और आपसे उसका क्रम पूछ लेगा, तो इनका क्रम भी आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट के लिए, ठीक है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसे लगा, ठीक है, इसमें क्या सुधार किया जाए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बताया गया है अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो जो भी पूछा जाएगा उसमें से 90% आपका जो क्वेश्चन बनेगा इसी से बनेगा, ये मेरा क्या है आपसे वादा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, ऑल द बेस्ट।